ओके, सो सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। Q था चार्ज का मैग्नीट्यूड, V थी उसकी वेलोसिटी, B था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड साइन थीटा था द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम फोर्स होता है 90 डिग्री पे, ये भी हमने देखा था। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट था, इफ यू रिमेंबर, V क्रॉस B। सो V क्रॉस B अगर है तो Q टाइम्स V क्रॉस B, ऐसे हम लिखते थे उसको। ठीक है, उसके बाद I don't know if you remember this exactly how they have given, but still, time taken to complete one revolution by a charged particle Q of mass m projected with some velocity v perpendicular to the magnetic field B is given as t is equal to 2 pi m by qb। ये कब था पता है? जब हम लोग पार्टिकल को परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो सर्कुलर पाथ में रोटेट होता है, वो सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड है 2 पाई एम बाई क्यू बी, जिसमें m था मास ऑफ दैट पार्टिकल, q है चार्ज और b मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड एंगुलर स्पीड ऑफ द मोशन इज गिवन एज ओमेगा और 2 पाई f, वेयर f इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट 2 पाई कट हो जाएगा, वी गेट क्यू बी बाई एम। ये वो वाला था। फिर रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ कब आया था? जब हम लोग पार्टिकल को एक एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो radius of the helical path of the charged particle q projected with velocity v at an angle theta with magnetic field b is given by r is equal to m into v, m times v sin theta upon qb। ये हेलिकल पाथ की वेलोसिटी है, ये हेलिकल पाथ की रेडियस है। तो मुझे बताओ कि ये जो उससे पहले वाला हमने देखा टाइम पीरियड वाला, उसमें हम रेडियस कैसे ढूंढते थे? उसका भी रेडियस का कोई फॉर्मूला था, एम वी बाई क्यू बी। साइन थीटा नहीं था सिर्फ, एक्चुअली दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ उसमें थीटा को 90 ले लेना है। यू रिमेम्बर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो सिर्फ साइन थीटा एक एडिशन है। रेडियस का दोनों का फॉर्मूला एम वी बाई क्यू बी है, इसमें साइन थीटा एडिशन है। पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच पता है तुम्हें, याद है मैंने बताया था, डिस्टेंस कवर्ड इन वन सर्कुलर रोटेशन। एक रोटेशन में कितना आगे जाता है वो पार्टिकल, बिकॉज हेलिकल इज लाइक स्क्रू, तो दैट इज कैलकुलेटेड एज v cos theta times t, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। उतने ही टाइम में, दैट इज द टाइम, और उसकी स्पीड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, speed into time will give you the horizontal distance, so v cos theta times t। Here the time taken by the charged particle to complete one round is given by 2 pi m by qb, जो पहले था वही है। फिर ये लॉरेंट्स फोर्स है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, है ना? F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स E प्लस V क्रॉस B। तो ये क्या है? दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चार्ज पार्टिकल, आई एम सॉरी, इसका Q है, Q टाइम्स द सम ऑफ टोटल फील्ड, उसमें B के साथ V क्रॉस B हम लोग लिखते हैं। तो जो पहले एक फॉर्मूला था F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स V क्रॉस B, वही फॉर्मूला है, सिर्फ वो फील्ड के साथ और एक फील्ड ऐड हो गया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम्हें पता है हमने और एक थियोरेटिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज किया था, दैट इज इन मैग्नेटिक फील्ड there is no acceleration. It will just keep the charged particle moving in a particular direction or path with same velocity, but acceleration whenever is required to be given to the charged particle, electric field must be there। इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, और इसलिए हमने ये भी बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो देयर इज नो वर्क डन, वर्क डन इज जीरो, ऐसा कुछ हमने देखा था। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज fc is equal to qb by 2 pi m। It is same as the frequency of a charged particle moving in a circular path। साइक्लोट्रॉन is the same thing actually, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही होता है ना उसमें,
देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक भी होता है. सो इलेक्ट्रिक तभी होता है जब वो गैप से बाहर निकलता है, टू एक्सेलरेट इट, सो टू मेक इट. यस, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है. तो बीच में जब गैप से बाहर आता है पार्टिकल, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होता है एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस, देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स रेडियस, और फिर वो स्पाइरल पाथ लेके फिर वो बाहर निकल जाता है. करेक्ट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है. रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल, ये वही फॉर्मूला है फिर से, इन अ साइक्लोट्रॉन mv/qb. Maximum kinetic energy attained by charged particle accelerated by cyclotron is given as k max is equal to q square b square r square by 2m. फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. हाँ, ये वाला फॉर्मूला NIAB sin थीटा. मैं कुछ इसको ही मैं सोच रहा था, ये कुछ देखा हुआ फॉर्मूला है. टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया A n turns carrying current I placed in uniform magnetic field B such that the plane of the coil makes an angle theta with the magnetic field. So coil will experience the torque which is given by NIAB sin theta. So maximum torque is experienced when the face of the coil is perpendicular to the direction of magnetic field. In an equilibrium condition, the restoring torque in the suspension wire of a moving coil galvanometer is equal to the torque developed in the coil, and thus the deflection produced is given as alpha is equal to NAB by K into I. ये आई थिंक हमने गैल्वानोमीटर में पढ़ा था. रिस्टोरिंग टॉर्क अल्फा, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल, हाँ नीचे है, करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी वो इसके ऊपर बेस था. करेक्ट. So I is the current in the loop, A is the area of the loop, N turns in the loop, and magnetic field is B. K is the torsion constant of the spring. Current sensitivity of moving coil galvanometer IS is equal to alpha by capital I. Alpha की वैल्यू by capital I. तो जितना ज़्यादा करंट सेंसिटिविटी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा छोटे करंट में. वोल्टेज सेंसिटिविटी इज अल्फा बाय V. So NAB by K और NAB by KR, that is the formula. इसके बाद ये नहीं पढ़ा है हमने. This is where we have to start. यहाँ से हमें आगे शुरुआत करनी है. ठीक है. So shall we? अच्छा, एक रिवीजन हो गया. अब हमें पता है कहाँ से आगे बढ़ना है. फिर भी कुछ फॉर्मूले मिसिंग थे ऐसा मुझे लगा. एक दो फॉर्मूले जो हमने डिटेल में पढ़े थे उतने. हाँ, आई थिंक सो. हाँ, करेक्ट. ठीक है, चलो. सो नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स. सो दो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स है, दोनों में करंट है I1 एंड I2. दो केसेस हैं एक्चुअली. फर्स्ट केस में करंट की डायरेक्शन सेम है ऊपर की तरफ, और सेकेंड केस में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक में ऊपर एक में नीचे है. Each of the conductor can be considered to be placed in a magnetic field of the other. बिल्कुल सही है. दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को, दोनों के ऊपर ये इंटरैक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का. दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर थ्रू देयर मैग्नेटिक फील्ड, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, magnitude of B1, that is magnetic field due to current conductor 1, is given by mu naught into I1 upon 2 pi r. Can you tell me what is this r? हाँ, तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है एट अ पॉइंट होता है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ पॉइंट. हम सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरेस्टेड है अभी, दैट इज द डिस्टेंस एट विच द अदर वायर इज प्लेस्ड. तो दूसरा वायर एट अ डिस्टेंस r है, इसलिए जो डिस्टेंस लिया है यहाँ पे r ले लिया है. ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 पाई r है, इसलिए 2 पाई r. सो म्यू नॉट
times I1 upon 2 pi r. The direction of magnetic field can be determined by right hand thumb rule. Grasping the conductor with right hand, placing the thumb of the right hand along the direction of current, the direction in which the fingers curl give the direction of magnetic field. Thus, at the location of the current carrying conductor I2, the direction of magnetic field is perpendicular to it and into the plane formed by both the conductors. मतलब सेकेंड कंडक्टर पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है टू इट. सो इफ यू सी these concentric circles which are drawn, the larger concentric circle of them all passes through the second conductor perpendicular and goes into the plane of paper where the second conductor is there, if you see. So मैं यहीं पे मेरे पास तो ये है, मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ यहाँ पे. You see here, see the direction, दिख रहा है डायरेक्शन अंदर की तरफ, ठीक है. इनटू द प्लेन ऑफ पेपर परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनटू इट. ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सेकेंड कंडक्टर, एट एवरी पॉइंट ऑन द सेकेंड कंडक्टर, ठीक है. सो लोकेशन ऑफ द कंडक्टर, एट द लोकेशन ऑफ द कंडक्टर कैरिंग current I2, the direction of magnetic field is perpendicular to it and into the plane formed by both the conductors. The magnitude of magnetic force F2 on the length L of conductor 2 is given by F2 is equal to I2 times L times B1 sin 90. वही है IBL sin थीटा. लेकिन 90 क्यों लिया है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो मूविंग चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उस कंडक्टर में, सेकेंड वाले कंडक्टर में, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन या फिर करंट के डायरेक्शन बोल सकते हैं हम लोग, और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, इसलिए साइन 90 लिया है. I2 क्यों लिया है? Because we are finding the magnitude of magnetic force F2 on the length L of the conductor 2. Length L of the conductor 2 में जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड हमें पता होना चाहिए, which is I2. L है the length in which on which the force is applied and B1 है the magnetic field due to the first conductor and ये है दोनों के बीच का एंगल, ठीक है. सो साइन 90 1 हो जाएगा. यहाँ पे B1 का जो फॉर्मूला हमने पहले ही डिराइव किया था, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर, वो लिखा है. सो वी गेट म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर. दिस इज F2, force experienced by the second conductor due to the magnetic field of first conductor. Thus force per unit length on conductor 2 is given by, अच्छा अभी यहाँ पे एक इसको थोड़ा सा ट्वीक किया है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ सिर्फ L को नीचे ले लिया है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर. सिमिलरली द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स F2 ऑन लेंथ L ऑफ कंडक्टर 2, एक मिनट ये वही चीज है. इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, मुझे यहां से पढ़ना है, इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज F2 बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई टाइम्स 2 I1 I2 अपॉन आर. ये लोगों ने म्यू नॉट बाय 4 पाई को अलग से लिखा है, ठीक है, विच वॉज नॉट देयर हियर, और ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दिया है 2 I1 I2 बाय आर. नाउ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F2 कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ L एंड B1 by using Fleming's left hand rule. Can you think about it? डायरेक्शन किसका पूछ रहे हैं वो लोग? डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो लेफ्ट हैंड रूल अगर अप्लाई करेंगे ये वाली पोजीशन पे, तो योर सेंटर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज लाइक दिस,
ठीक है. Your thumb points in the direction of, no sorry, your forefinger points in the direction of magnetic field. So magnetic field is going inward, current is going upward, so it will experience a force towards the left side, that is your left side, है ना. So that means it will get attracted towards the other conductor, first conductor. अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो ठीक है, बट अभी भी सेकंड कंडक्टर का हमने कुछ पढ़ा नहीं है, बट पढ़ेंगे तो भी बहुत इजी हो जाएगा. क्या होगा पता है, सेकंड कंडक्टर में भी अगर हम लोग ये सेम चीज अप्लाई करते हैं, सो बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑन द, सॉरी फर्स्ट कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर का तो जस्ट मिला हमें, नीचे फोर्स का डायरेक्शन दिख रहा है F1, वो तो मिल गया. अभी ये F, दोनों में F1 ही लिख, अच्छा F2 है वो वाला, ये F1 है, ये F1 हमें ढूंढना है. ये F1 कैसे ढूंढेंगे? सो अगेन इसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर होगा. व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड? इट इज एक्चुअली आउटवर्ड. मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है. हाँ, तुम लोग के लिए डिफिकल्ट है, थोड़ा सा हाथ संभाल के, मोच वोच ना आ जाए, ठीक है. और ये है फोर्स तुम्हारा, दैट इज टूवर्ड्स योर राइट. मीन्स द कंडक्टर ऑन द लेफ्ट साइड विल गेट अट्रैक्टेड towards the right side and the conductor on the right side will get attracted towards the left side. Both the conductors will experience force towards each other if you apply Fleming's left hand rule, and this is due to their individual magnetic fields. In the case where current is in the same direction, they will exert force on each other in the same direction, they will attract each other. ठीक है, तो हमें सब कुछ मिल गया. We got फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच ऑफ देम. अच्छा, फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा फोर्स, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा फोर्स का, फोर्स पर यूनिट लेंथ भी सेम रहेगा. अगर फोर्स को देखोगे तो इसमें मैग्नीट्यूड अलग होने का कोई वैल्यू, कोई ये भी है कोई वैसा कोई ऐसी कोई क्वांटिटी भी नहीं है जो अलग है. म्यू नॉट विच इज कॉमन फॉर बोथ upon 2 pi r, r is common for both, I1 I2 product of both the currents common for both. So magnitude और length दोनों का अगर length same होगा तो वो, so magnitude of force या फिर force per unit length is same for both the conductors. The point to be noted is that for two parallel conductors as shown in the figure, the magnetic field created by conductor 1 is considered as external magnetic field for conductor 2, and vice versa, as the conductors are parallel, so the distance between them is same throughout. Due to this, the magnetic field of conductor 1 is same throughout the length of the conductor 2. So magnetic force can be written as F2 is equal to I2 L B1 sin 90. This formula they have used. F2 is equal to I2 L B1 sin 90, F1 is equal to I1 L B2 sin 90. Similarly, we can understand that conductor 2 also sets magnetic field that applies the force on conductor 1. The magnitude of force per unit length on conductor 1 will also be the same as given in equation number 1. So ये जो तुम्हें यहाँ पे रेशियो मिला था, वैसे ही फोर्स पर यूनिट लेंथ हम कंडक्टर 1 के लिए भी निकाल सकते हैं. Similarly, we can find the direction of force on conductor 1 using Fleming's left hand rule, जो हमने बताया, towards conductor 2 होगा. So when the direction of current in both the conductors is same, magnetic force on them are attractive, whereas when the direction of current in either of the conductor is reversed, कोई भी derivation फिर से करने की जरूरत नहीं है. We will just reverse the direction of, if the direction of current is like this, we just make it downwards, and the direction of force is reversed. The force between them becomes repulsive. The fact stated above can also be verified experimentally. When DC is passed through a solenoid, it shrinks itself due to attractive force between the turns carrying current in the same direction. It shrinks.
The SI unit of electric current is defined on the basis of magnetic force between current carrying conductors. मतलब ये एम्पियर 1 एम्पियर की डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ magnetic force between current carrying conductors, because we know now that force and current has a very intricate relationship. तो अगर हमें फोर्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों की लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब का नॉलेज है, तो वी कैन इजीली डिफाइन 1 एम्पियर. See how they have done it. So they have considered two parallel straight and infinitely long conductors carrying current I1 and I2, both 1 ampere, placed at a separation of R is equal to 1 meter. The magnitude of the magnetic force on 1 meter length of each of them is given by F by L is equal to mu naught by 4 pi into 2 times I1 I2 upon R, which is mu naught by 4 pi को 10 raised to -7 लिखा है, I1 I2 को 1 लिखा है. So we get force per unit length. If you solve this, 2 times 10 raised to -7 Newton per meter. So 1 ampere can be defined as, it is the steady current that if passes through two infinitely long straight conductors placed parallel to each other at a separation of 1 meter in vacuum, it causes each of the conductor to attract or repel each other by a force of 2 times 10 to the power -7 Newton per meter of their length. मतलब ये एक्सपेरिमेंट जो हमने किया उसके ऊपर से 1 एम्पियर को रीडिफाइन किया है. ठीक है, सो ये छोटा पार्ट था. नेक्स्ट थोड़ा बड़ा पार्ट है, इसमें न्यूमेरिकल्स है जो मैं सीधा आगे जा रहा हूँ. एंड वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. ठीक है, बायोट सावर्ट लॉ एक मिस्ट्री बन के रह गया है. लेट्स चेक यार, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया है. 1 मिनट इसमें चेक कर लेते हैं. उसके नीचे वाले, अच्छा तुम बोल रहे हो. हाँ तो वो इसमें ही है. ओके, आई डिडंट कम अक्रॉस दैट नेम. ठीक है, फटाफट देख लेते हैं, इसमें ही पता चल जाएगा. हाँ वो भी है ना, इसमें ही है, देखो आ गया टोरॉइड. टोरॉइड है ना तुम्हारे सिलेबस में. 1 मिनट, फिट टू विंडो. Ampere's loop, Ampere's law and its applications. We did not miss anything. इससे पहले तो कुछ नहीं था. हाँ किया है मिस, ये पूरा मिस कर दिया हमने. इससे पहले वाला टॉपिक है, मतलब मैग्नेटिक ओ गैल्वेनोमीटर के बाद बायोट सावर्ट लॉ. चलो इससे ही कर लेते हैं. 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ ये गैल्वेनोमीटर है कि नहीं. तो मतलब एक टॉपिक हमने एडवांस में पढ़ लिया, बट दैट डजंट हैव एनी इफेक्ट. ये गैल्वेनोमीटर है ना, यू रिमेम्बर ना, ये गैल्वेनोमीटर. चलो ठीक है, इससे ही पढ़ लेते हैं. What is happening? Wait.
Hmm. Right? So let's do this only. We are already aware of the fact that electric current creates a magnetic field around it. Now let us see exactly how the magnetic field is related to the electric current. The Biot-Savart law tells us about the magnetic field intensity at a point in a space due to current element or an element of current carrying conductor. मतलब बायोट-सावर्ट लॉ में हमें एक रिलेशन मिलेगा between magnetic field created by a current carrying conductor at a point in a space around it. ठीक है? We have already introduced the concept of current element in a previous section on the force on a current carrying wire in this chapter. इसकी बात कर रहे थे आई थिंक. करंट एलिमेंट एक वेक्टर होता है ना, करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर आई थिंक. So current element is basically the length, small length of a conductor, and the direction of current element is taken in the direction of current flowing through it. So यहाँ पे एक छोटा करंट एलिमेंट है, पहले मैं फिगर देख लेता हूँ. Direction of current element is along the tangent in the direction of current. In the tangent is in direction of current element is along the tangent in the direction of current if it is curved. But if it is straight, then tangent and that current element, they will coincide and they will have the same direction. Okay, if it is not straight, then it is tangent to that curved current element. So let us consider a current carrying wire of an arbitrary shape as shown in the figure, carrying steady current I, small I. We have selected an infinitesimally small segment of length dl at some location on the current carrying wire. The position of the current element can be anywhere on the wire. One definite direction is assigned to this length segment. The current element IDL is a vector quantity. If the current carrying conductor is curved, then the direction of current element will change from one point to the other. So current element का actually DL नहीं है, वो IDL है, where I is the amount of current flowing through it and the DL is that length segment length of that particular small segment. If current carrying conductor is curved, then the direction of current element will change from one point to the other. The direction of the current element at a point on the current carrying wire is always along the direction in which the current is flowing in the conductor that can be found by drawing a tangent at that point. ठीक है? The basic purpose of Biot-Savart law is that one should be able to visualize the whole current carrying wire as a collection of small current elements, and every current element is producing its own magnetic field. So one needs to visualize the net magnetic field at a point in space due to some configuration of current carrying conductors as superposition of magnetic fields created by small current elements, in terms of which the whole configuration is defined. मतलब बायोट-सावर्ट लॉ एक कॉम्प्लिकेटेड करंट कैरिंग कंडक्टर और उसके मैग्नेटिक फील्ड को छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करके बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड के सुपरपोजिशन के कलेक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, सिंप्लीफाई करता है बेसिकली. We shall discuss it later about how a given current carrying wire can be divided in terms of length segments. Let us now understand the concept of magnetic field created by a current element or a current length segment.
So let us select any segment of length dl on current carrying wire as shown in the figure. ठीक है, so यहाँ पे एक छोटा segment हमने select किया है. Let P be the point at which the magnetic field intensity dB due to the current element selected on the current carrying wire is to be determined. P. P is a point in the space around the current carrying conductor which is at a distance r. This is position vector of point P from this small current element at which we have to find the magnitude of the value of magnetic field intensity due to the current element. Let R be the position vector of the wire, position vector of point P with respect to the selected current element. Here we will express magnetic field in terms of R. In the diagram, the angle between current element vector IDL and position vector R of the point P with respect to the current element IDL is shown as theta. So if you see that white line over here, that is the tangent. What is the tangent represent? Tangent is the direction of DL, current element. Okay, that tangent and the position vector R, they are making an angle between them, that is theta. That is the angle between the direction of current element and the position vector. According to Biot-Savart law, the magnitude of magnetic field intensity at a point P due to current element IDL is found to be directly proportional to the current I, length of the segment DL and sine of the angle theta, and inversely proportional to the square of R. मतलब बायोट-सावर्ट लॉ सीधा सीधा ये रिलेशन दे देता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट अराउंड अ करंट एलिमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, आई से, डीएल से और साइन थीटा से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर, square of r, that is the distance of current element from point P. So we can say that dB is directly proportional to I dl sin theta upon r square. ठीक है, so dB vector is directly proportional to I dl cross r, sin theta को हमने क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, अपॉन r क्यूब. नाउ इफ यू नोटिस r स्क्वायर की जगह r क्यूब आया है बिकॉज ऊपर r था ही नहीं, हमने एक r ऊपर मल्टीप्लाई किया तो मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड. ठीक है, अच्छा ऊपर ये जो व्हाट इज वेक्टर आर, पहले वैसे रहेगा और फिर मैग्नीट्यूड डालेंगे तो आर बन जाएगा. अगर मैंने वेक्टर आर डाला, ठीक है, वेक्टर आर इज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन. ठीक है, तो ऊपर मैंने वेक्टर रखा तो नीचे मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट, ओरिजिनल फॉर्मूला ऐसे रहेगा कि आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, करेक्ट, जब डीएल और आर का मैग्नीट्यूड डालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आर बन जाएगा और नीचे आर स्क्वायर बन जाएगा. करेक्ट, वैसे भी सोच सकते हैं. ये म्यू नॉट बाय 4 पाई इज द कांस्टेंट ऑफ proportionality which is permeability of free space and its value is 4 pi times 10 raised to -7. म्यू नॉट की वैल्यू है टेस्ला मीटर पर एम्पियर. हमने ये यूज भी किया था अभी वो पैरेलल वाले में, यू रिमेंबर. मैं सोच ही रहा था ये कैसे कहाँ से आया. सो दिस इज एक्चुअली रिवील्ड ओवर हियर. ठीक है, ये आर क्यूब आर स्क्वायर का तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कैसे आया ये. वी कैन कंसिडर रिवर्स वे ऑल्सो एंड वी कैन कंसिडर के ऊपर अगर आर वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब.
So this is the formula of electric field intensity around a current carrying conductor or element at a point at a distance r from it. Magnetic field is a vector entity, so both its magnitude and direction are equally important. Let us understand both aspects with equal importance. Magnitude of magnetic field due to current element, mu naught by 4 pi into I dl r sin theta upon r cube. r और r क्यूब कट हो जाएगा, नीचे r स्क्वायर आएगा. So mu naught by 4 pi into I dl sin theta upon r square. Note that equation 1 over here includes magnitude as well as direction in terms of cross product rule of two vectors. Such kind of representation is called vector form of Biot-Savart law, जो ऊपर हमने क्यूब वाला फॉर्म देखा था. Vector form is useful in certain cases, so you are always expected to remember equation 1. But in many cases it is only magnitude which becomes useful for us. Hence you should remember the Biot-Savart law from equation 2, which is just the magnitude of the magnetic field. So 1 or 2 both will do depending upon the situation. Direction of magnetic field due to current element, ये important है. और यहाँ पे आई थिंक मीन्स अब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पता है कि इफ़ वी कंसिडर अ प्लेन इट कैन बी इधर इनवर्ड और आउटवर्ड. जनरली हम लोग अभी तक वही देखते आए हैं. ठीक है, इन द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड का हमने कोई भी डेफिनेशन या फिर एग्जाम्पल नहीं देखा है. ऑलवेज इट इज विद इन, इट्स गोइंग इनसाइड और कमिंग आउट. If we use right hand rule to determine the direction of magnetic field due to current element, then the first thing we should understand is that magnetic field at a certain point due to current element is perpendicular to the plane of current element, and position vector for the point as it is defined as a cross product of current element and position vector. Make sense? मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ही क्रॉस प्रोडक्ट है आर और डी एल के बीच में, सो इट विल बी डी एल क्रॉस आर. मतलब तुम्हें डी एल के डायरेक्शन में अपना राइट हैंड पॉइंट करना है और आर के डायरेक्शन में उसको टर्न करना है. तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए हम लोग इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता. सो पी पे अगर मैग्नेटिक फील्ड जो ऑलरेडी दिया हुआ है निकालना है, सो डी एल के डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स को पॉइंट किया और आर के डायरेक्शन में मैंने कर्ल किया. सो थंब मेरा जा रहा है अंदर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड इन दिस केस. So you can easily find with right hand thumb rule the direction of magnetic field using Biot-Savart law. Right hand palm rule. If we align the thumb of our right hand with the direction of current flowing in the straight current carrying conductor, keeping the palm flat, if we align the thumb of our right hand with the direction of current flowing in a straight current carrying conductor, ठीक है, यही वाला फिगर में देखते हैं. हमें पाम को फ्लैट रखना है. ये राइट हैंड पाम रूल है, राइट हैंड थंब रूल नहीं है. पाम को फ्लैट रखना है और थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है ऐसे. ठीक है, फिर क्या करना है, फिर तो बताएं. हाँ, आई थिंक सो कर्ल करना है, बट कैसे? Keeping palm flat so that fingers are pointing towards the point where the direction of magnetic field is to be determined. Correct, ऐसा ही था ना वो उसका position. Then the direction in which we can push the palm is the direction of magnetic field intensity. What do you mean by push the palm? Acha, okay. So if the position was over,
नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, करंट का, करंट के डायरेक्शन में थंब रखना है। अच्छा हाँ, करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स हो गया तो भी तो अंदर ही पुश करेंगे। ये क्या बोल रहे, पुश तो पाओ, वही बेस्ट है यार। ठीक है, देखते हैं ना आगे क्या बताया इसने। इन फिगर 5.2 वी कैन सी अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड पैरेलल, हाँ यहाँ पे समझ में आएगा शायद। We can see current carrying wire placed parallel to the plane of paper. Electric current is flowing upward. Magnetic field due to this wire will be along outward normal on the left side. इतना क्यों ये लोग दिमाग खराब कर रहे हैं यार? ये तो इधर कर्ल करो ना फिंगर, वहां से अंदर जाएगा, यहां से बाहर आएगा, हो गया ये तो। बट व्हाई दे आर डूइंग ऑल दिस? नॉट रिक्वायर्ड। वही है ये, देख रहे हैं अंदर जा रहा है राइट साइड में और लेफ्ट साइड से बाहर आ रहा है, तो यही हो गया ना। इट्स द सेम थिंग, व्हाई दे आर डूइंग सो मच? वो ये भी सही है वैसे। सी इफ यू कीप योर हैंड लाइक दिस, thumb in the direction of current, and you can push it inside, so magnetic field is going outward. But this side you cannot do that. Here the current is up, you can this side you cannot put your hand like this na, you have to put your hand like this and you can push your palm outward. इतना क्यों? फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं, थंब कौन सा वाला इधर लिखा है या पहले? हम्म, हाँ हाँ, मतलब ये, हाँ सही है ना, उधर इधर था, मतलब जिधर पॉइंट है वहां पे फिंगर को पॉइंट करो, अगर पॉइंट इधर है तो फिंगर्स को यहाँ पे पॉइंट करो, थंब हमेशा करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। व्हाट अबाउट दिस थिंग वन, नीचे लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली फिंगर्स को उस डायरेक्शन में पॉइंट करना है, थंब को उस डायरेक्शन में पॉइंट करना है जहां पे करंट जा रहा है, और फिर तुम जब जिस का डायरेक्शन है उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल। ये नहीं था ना अभी तक, हमने कभी ये इसका मेंशन भी नहीं था कहीं, ठीक है। We can visualize similar set of magnetic field lines along the length of wire. Hence, magnetic field lines are flowing in cylindrical volume around the wire. It can be said that magnetic field lines are wrapping around the current carrying wire in a cylindrical volume. If you align your right hand thumb with flowing current and then curl your fingers, it will tell you the sense in which the magnetic field lines are flowing. One needs to develop a strong sense for directions. So far, what we have studied in electromagnetism is that energy exists in the form of electric and magnetic fields. The effect of these fields is always directional. A mathematical entity representing these fields is the field intensity. They are electric field intensity vector and magnetic field intensity vector. Both are vector quantities. Without understanding the direction of field intensity completely, one can hardly solve any given problem on electromagnetism. So, direction is very important. In case of current carrying wire, one can see that direction of magnetic field intensity is changing continuously from point to point in general. If we move away from the wire or towards it on a plane perpendicular to it, then direction of magnetic field intensity that we will find is same at all the points. If we move parallel to the wire, then also the direction of magnetic field intensity at all points is same. Suppose we want to find the direction of magnetic field intensity at point P shown in the figure over here.
Due to the straight current carrying conductor, first we shall drop perpendicular from point P on the current carrying wire. PO ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया. अब यहाँ पे जिस जिस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, उस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया. अब टेंजेंट की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड होगा. Either it will be inward or outward. That will be given by your flat palm rule or whatever, right hand palm rule or thumb rule, whatever you want to use. ठीक है, तो यहाँ पे तो बाहर की तरफ आ रहा है at point P. Okay. Let us assume that the foot of the perpendicular is point O. Now we have a line OP which is perpendicular to the current carrying wire. Now draw a circle assuming point O to be its center with radius equal to OP, and plane of the circle should be perpendicular to the wire. Now assign a direction to this circular magnetic line just drawn as a circle using right hand thumb rule. Right hand fingers curl in the same direction as that of magnetic field, provided the thumb is aligned with the current. Now draw a tangent on this circle at point P in its plane. Convert it into one arrow according to the sense in which the magnetic lines are wrapping around. The arrow represents the direction of magnetic field intensity at point P. बहुत easy है. So यहाँ पे direction का ही main वो लोग ने focus किया है direction के ऊपर. अच्छा, एक चीज मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पे भी दिया है. फिर से उधर ऊपर भी एक लाइन थी. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन परपेंडिकुलर टू इट. मतलब किसी वायर पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, उस पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी. डायरेक्शन सेम होगा. मैग्नीट्यूड तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो चेंज होएगा. डायरेक्शन विल बी सेम. The direction of magnetic field intensity of a straight current carrying wire is same at all the points lying on the line perpendicular to it. I'm sorry, lying on the line perpendicular to it. Line perpendicular to it. It क्या है? वायर है. फिर से पढ़ता हूँ. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज सेम एट all the points lying on the line perpendicular to it. सही है. Similarly, the magnetic field intensity at all the points lying on the line parallel to the wire will have same direction. इससे पहले भी लिखा था ये, फिर से पढ़ते हैं हम लोग. If we move away from the wire or towards it on a plane perpendicular to it, then direction of magnetic field intensity that we will find is same at all the points. If we move parallel to the wire, then also the direction of magnetic field intensity at all points is same. Perpendicular to the plane, on a plane perpendicular to it. वायर से परपेंडिकुलर प्लेन. इफ वी मूव टूवर्ड्स, हाँ वही हो गया ना, परपेंडिकुलर ही हो गया फिर तो. डायरेक्शन ऑफ, हाँ तुम जो बोल रहे हो ना वो सही है. हियर व्हेन दे आर सेइंग, ये वायर है देखो, यहाँ पे मैं ड्रॉ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये वो मेरा ये ऐप नहीं है. बट एनीवेज, इफ यू सी, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ तक, ये पूरी लाइन परपेंडिकुलर है. इमेजिन करो उस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सब जगह सेम होगा. ओ, क्या हो रहा है? हाँ,
फिर भी बहुत अजीब लग रहा है। एनीवेज, तो ये लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सब जगह सेम है। अगर मैं कोई लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो इसमें भी, हाँ इधर भी सेम रहेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा एक दूसरे से। क्या हो रहा है ये? सॉरी सर, मैं नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये सब क्यों कर रहे हो ये? ब्लू हाईलाइट क्यों कर रहे हो ये सब? नहीं, मैं समझा नहीं क्या तुम बोल रहे हो। हाँ वो सही है, लेकिन कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन पे डायरेक्शन सेम रहेगा बस। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दैट डिपेंड्स ऑन दिस करंट के डायरेक्शन पे। बट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे उस पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, और पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे उस पे हर पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट। उस साइड के लिए सेम रहेगा, करेक्ट। मतलब तुमने साइड चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब ये जो तुम्हारा डेरिवेशन है, इट इज क्वाइट सिमिलर टू योर चार्ज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज कंडक्टर। और चार्ज बॉडी था या कंडक्टर था? कंडक्टर ही था। नहीं था यार, ऐसे दोनों एक कैसे बोल सकते हो? चार्ज, स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर ऐसा कुछ था। एनीवेज, सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज कंडक्टर नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है। So consider a straight metal wire with current I flowing through it as shown in the figure. Let there be a point P where magnetic field intensity due to current carrying wire is to be calculated using Biot-Savart law. Let D be the length of perpendicular drawn from point P on the current carrying wire. A line joining lower end of the wire and point P makes an angle alpha with OP. लोअर एंड और ओपी के साथ जो लाइन ज्वाइन किया है उसका एंगल अल्फा है। अपर एंड ऑफ द वायर और ओपी के साथ जो लाइन ज्वाइन किया है उसका एंगल बीटा है। To apply Biot-Savart law, we need one current element. So let us select a segment of length dy at a distance y from point O. ऊपर दिख रहा है dy, current element vector will be I dy vector. The direction for this current element vector I dy is same as that of the direction of current. For position vector of point B with respect to the current element, if theta is the angle between the position vector of point P and line OP, मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन और पॉइंट P जब वो करंट एलिमेंट से करेक्ट करता है, वो दोनों ऑरेंज लाइन और व्हाइट लाइन के बीच का एंगल थीटा होता है. सो दैट इज द एंगल बिटवीन द पोजिशन वेक्टर P and line OP. Then the angle between current element and position vector will be pi/2 plus theta. मतलब ऊपर वाले एंगल की बात कर रहे हैं वो लोग. कैन यू टेल मी हाउ इट इज पॉसिबल? ये नहीं, और वो भी नहीं बनाओगे तो एंगल O जो है ना वो 90 है. हाँ, तो वो एक्सटीरियर एंगल है विच इज सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. सो वो 90 प्लस पी हो 90 प्लस थीटा हो जाएगा वो. We would require this angle while applying Biot-Savart law.
Let dB be the magnetic field intensity due to current element. The magnetic field due to the selected current element is given by mu naught by 4 pi into I dy cross r upon r cube. वेक्टर फॉर्म हमने अप्लाई किया है डायरेक्टली यूजिंग राइट हैंड रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट और राइट हैंड पाम रूल पी पे करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, है ना, पाम की तरफ या नहीं अंदर की तरफ होगी, आई एम सॉरी, अंदर की तरफ होगी, पाम की तरफ होगी, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ. We can see that direction of magnetic field intensity at point P is into the plane of paper. Moreover, the direction of magnetic field intensity remains same for all segments selected anywhere on the straight conductor. We can write the magnitude of magnetic field intensity due to the selected current element as follows. तो सिर्फ हमने ये जो I dy क्रॉस r था उसमें dy r साइन थीटा लिख दिया, r और नीचे वाला r क्यूब कट होके r स्क्वायर बन गया और साइन थीटा में थीटा की जगह पे पाई बाई 2 प्लस थीटा आ गया, पाई बाई 2 प्लस थीटा. ठीक है, सो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी बाई साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा प्लस, सो बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा. As we have already discussed that direction of field intensity is the same due to all current elements selected on the wire. Hence, we can directly integrate the equation 1 to get the total magnetic field intensity due to complete wire at point P. The net magnetic field intensity at point P can be written as B is equal to mu naught I upon 4 pi, बाहर आ जाएगा क्योंकि वो constant है, I भी change नहीं हो रहा है, integration of dy cos theta upon r square from minus alpha to beta, minus alpha to beta. It can be seen that in equation 2 minus alpha is used as a lower limit of integration and beta as the upper limit. Obviously these values are according to the angle as a variable of integration. The angle above the line OP makes a positive angle and below the line OP it is taken as negative. So constants along with the current are kept outside the integration and the rest of the variable terms are left inside the integration. Multiple of variables cannot be used, so that there is a need to express y and r in terms of theta. Y and r in terms of theta can be expressed from figure 5.4. I think वो लोग ने tan theta लिया हुआ है. tan theta कितना होता है? Opposite upon adjacent. So y by d, tan theta is equal to y by d. r क्या था यहाँ पे? d ही r है ना एक्चुअली. अच्छा, पोजिशन वेक्टर, सॉरी, पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट करंट एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी फाउंड. करेक्ट. सो वो लोग ने लिखा है tan theta is equal to y by d, so y is equal to d tan theta. So क्यों डिफरेंशिएट किया? क्योंकि इंटीग्रेशन में यूज हुआ है इसका, dy आया है. ओ यस, dy की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के लिए. So to get the value of dy, here we have got y, then they differentiated both the side with respect to theta and we get dy is equal to d sec square theta d theta. Also r is d sec theta. If you see in this figure, r is equal to d sec theta. इसको sec theta के टर्म्स में लिखने की जरूरत नहीं थी, तुम साइन में भी लिख सकते थे, कॉस में भी लिख सकते थे, बट क्योंकि हमें ये dy की वैल्यू सेक में आ रही है ना, सब कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा है. हाँ, कट हो जाएगा. सो देखो ऊपर आया डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा अपॉन डी सेक थीटा द होल स्क्वायर, तो ये सीधा कट जाएगा एंड वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा फ्रॉम माइनस अल्फा टू बीटा विच इज साइन थीटा फ्रॉम माइनस अल्फा टू बीटा विच इज साइन बीटा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा. साइन ऑफ माइनस अल्फा क्या है?
माइनस साइन अल्फा, सो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. वी नीड टू रिमेंबर इक्वेशन 5 फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स. बहुत ज्यादा था. बायट सावर्ट. सो बेसिकली बायट सावर्ट में हमें जरूरत किसकी पड़ती है? म्यू बाय 4 पाई, वो तो कांस्टेंट है, 10 रेस्ट, राइट. डी, डी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फ्रॉम द पॉइंट एट विच वी आर फाइंडिंग. आई करंट, अल्फा एंड बीटा द एंगल्स. अल्फा बीटा नहीं हो तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे फिगर्स में क्या दिया है? अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ विद पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस डी. इन केस ए, डी हैज फाइनाइट वैल्यू. इन केस बी, डी हैज वेरी स्मॉल वैल्यू. इन केस ऑफ सी, डी टेंड्स टू जीरो. हाँ, तो अगर डी जीरो हो जाएगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा. 90, हाँ 90. बट डी तो जीरो हो जाएगा ना, डी 10 to 0 होगा, 10 to 0 होगा. तो नीचे है ना उसका, क्यों हम लोग इतना दिमाग खराब कर रहे हैं? वही तो लिखा है यहाँ पे, देखना. वैल्यू ऑफ डी इज वेरी स्मॉल एंड इन केस सी, डी टेंड्स टू जीरो. वही वही पढ़ रहा है भाई. मुझे भी वही लगा, तो फिर कैसे होगा ये? और इधर डी बनाया नहीं है जीरो, दिखाओ इसमें, इनफाइनाइट लेंथ वाला है. लेट्स सी, लेट्स सी. पढ़ते हैं ना, पढ़ के ही समझ में आएगा. One important point to be understood is the significance of infinite length. In many cases, for a large length, we can assume it as infinite. Frequently, we require magnetic field at the point that are very close to the current carrying wire coming together. In such cases also, we can assume the length of straight conductor as infinite. In figure 5.5, we can see that when ends A and B of the conductor are far away from point O, due to large length, both the angles are alpha and beta will tend to become 90. But in the same figure, you can see that when point P is very close to the conductor, then also both the angles tend to become 90. ठीक है? By substituting alpha and beta equal to 90, we get 1 plus 1 2, और नीचे जो 4 है वो 2 हो जाता है, और कुछ नहीं दिया है कमीनों ने. मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शर्म ही नहीं है आदमी को. क्या बात कर रहे हो? डी तो छोटा हो रहा है. वायर, अच्छा हाँ, ओके. ओ ओके 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 ओके. मैं ओके, वो जूम आउट करके दिखा रहे हैं. तो डी उतना ही है, सिर्फ वो अल्फा बीटा 90 हो रहा है. मैं ये सोच रहा हूँ कि डी को नजदीक ला रहे, डी को नजदीक नहीं ला रहे, वायर को इनफाइनाइट करके जूम आउट करके विजुअलाइज कर रहे हैं. अरे मैं समझाता हूँ. देख क्या हो रहा है सर. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. यहाँ पे लेंथ फाइनाइट है. इसको तू इनफाइनाइट लेंथ बना तो तेरे को पूरा ये विजुअलाइज करने के लिए जूम आउट करना पड़ेगा. द डी इज नॉट चेंजिंग, डी इज द सेम. You understand? But when you're looking from far, alpha and beta tends to 90. ये जो यहाँ पे लिखा है ना, d tends to 0, नहीं लिखना चाहिए. बट यहाँ पे भी एक चीज लिखी है विच आई फील दैट थोड़ा सा अजीब है. In many cases, for large length, frequently we require magnetic field at the points that are very close to the current carrying wire. In such case also we can assume the length of the straight conductor as infinite. मतलब ये assumption है.
जब बहुत करीब रहेगा, मतलब d टेंड टू 0 होगा ना, we will not take d टेंड टू 0, we'll take d as it is, but we'll take the length of conductor as infinite, so we'll use alpha and beta as 90. So ये assumption दोनों केस में काम आता है, even if the lengths are infinite or if the d is very close to conductor, yeah, very small. Magnetic field intensity due to current carrying straight conductor of semi-infinite length. Here the meaning of semi-infinite length is that point is near one end of the conductor and the other end stretches to infinity. The case of semi-infinite length is also shown in figure 5.6 here. For the case shown in the figure, we can assume alpha to be 90 and beta to be 0. अल्फा को 90 ले लेंगे, बीटा को 0 ले लेंगे. ये नहीं है ना, 5.7 वाला अलग है, नहीं ये नहीं है, इसमें दिखाया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एंगल नहीं दिखाया है, बट इमेजिन एब्सोल्युटली सिर्फ अल्फा तुम्हारा 90 है और दूसरा जो एंगल है वो 0 है. बहुत दूर है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक साइड से. हाँ, एंड पॉइंट पे, मतलब जो पॉइंट जिसपे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है दैट इज ऑन वन एंड पॉइंट. सही बोल रहे हो. तो अल्फा 90 है और बीटा 0 है, मतलब साइन 90 साइन 0 से हमारा ये फॉर्मूला भी बन जाएगा. सो साइन 90 साइन 91 है, साइन 0 0 है, मतलब ये फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी ही रहेगा ये. So we can see that in equation 7 the magnetic field intensity is half of the value of magnetic field is as in equation 6. equation 6 ये वाला है. तो इनफाइनाइट लेंथ वाला और सेमी इनफाइनाइट लेंथ वाले कंडक्टर के अराउंड जो पॉइंट होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस होता है हाफ का. ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा लेंथ होगा वायर का उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड. Magnetic field intensity due to current carrying straight conductor on its perpendicular bisector. Consider the current carrying wire AB as shown in the figure. Let L be the length of the wire and point P be lying on the perpendicular bisector of the given conductor and its distance from the conductor be d. We need to find the magnetic field at point P. As OP is a perpendicular bisector of the straight conductor, both angles alpha and beta are equal. तो एक ऐसा भी केस आता है जहां पे अल्फा और बीटा इक्वल होता है. So we can use Pythagoras theorem to find the length of AP. एक ऊपर अगर तुम देख रहे हो वो L/2 है, L/2 है, फिक्स लेंथ है, L इनफाइनाइट नहीं है. और पाइथागोरस थ्योरम से हम AP और BP को ढूंढ सकते हैं, which comes out to be अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस L/2 द होल स्क्वायर. साइन अल्फा साइन बीटा भी ढूंढ सकते हैं, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और इसको सिंप्लीफाई करके मिलेगा हमें L अपॉन अंडर रूट ऑफ 4d स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 5 साइन अल्फा साइन बीटा की जगह पे, और इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 pi d under root 4d square by L square. So this is a special case where the point is on perpendicular bisector of a current carrying conductor. यही है ना Biot-Savart loss. खत्म ही नहीं हो रहा है. चलो एक छोटा और एक टॉपिक कर लेते हैं. Magnetic field intensity due to current carrying straight conductor of semi infinite length. ये तो हो गया. हाँ ये वाला magnetic field intensity at the center of current carrying coil of rectangular shape. यहां पे क्या होगा, सेंटर है उस पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है.
सोचो, ये पढ़ना नहीं है इतना सब। देखो दो, अगर रेक्टेंगुलर कॉइल है तो करंट साइन लैंग्वेज मुझे भी वही लग रहा है। करंट यहां से ऊपर जा रहा है, यहां से नीचे जा रहा है, यहां से लेफ्ट में जा रहा है, यहां से राइट में जा रहा है। ठीक है, तो अगर करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है और उससे इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है सेंटर में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा दैट विल बी रिवर्स, दैट मीन्स इक्वल एंड ऑपोजिट एट दैट पॉइंट ड्यू टू बोथ द वायर्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट एंड अबव एंड बिलो इट। सो यहां पे ये लोग ने L/2 एंड B/2। अच्छा ये साइन, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। म्यू नॉट को बाहर निकालो, आई को बाहर निकालो, 2 पाई को बाहर निकालो, बचता क्या है अंदर? ये सब क्या लिखा है लोग ने? व्हाट इज योर ओरिजिनल फॉर्मूला? ये वाला है। व्हाट इज डी? L/2 ना, इन आर केस B/2। कैसे यार? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड सुपर इम्पोजिशन होगा उसका। कैसे? हाँ, ले। नहीं है इक्वल, ऑपोजिट नहीं है इक्वल और ऑपोजिट। कॉइल है ये हाँ हाँ कॉइल है ये, मैं बताता हूँ। अगर तुम डायरेक्शन देखोगे उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे अगर डायरेक्शन देखना है तो ऊपर वाले और नीचे वाले कंडक्टर जो है, स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब SR और PQ, SR और PQ पे अपना पाम रख के देखो, मैम सॉरी, पॉइंट O पे अपना पाम रख के देखो। वो पाम वाला किसके डायरेक्शन में, थंब किसके डायरेक्शन में रखना है? करंट। और हाँ ऐड होगा वो। सो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट, करेक्ट ऐसा है। इसमें बाहर आ रहा है ऊपर वाले से, और नीचे वाले से जिसमें मैं, इसमें भी बाहर आ रहा है। तो मतलब ऐड हो रहा है, तो ये दोनों से भी ऐड होगा, लेफ्ट और राइट वाले से, मतलब सब कुछ ऐड हो जाएगा। यू गेटिंग इट? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, मतलब हम लोग क्या सोचते हैं हमेशा वेक्टोरियली कि ये इफेक्ट एक दूसरे को कट कर देगी। सही बात है, इफेक्ट एक दूसरे को वेक्टोरियली कट करती है, लेकिन इस केस में नहीं है ऐसा। अगर तुम, it is in opposite direction the current, but their effect, that is the direction of magnetic field at point A which is between them, is in the same direction, so will get added। मतलब पैरेलल होता तो, हाँ तो पैरेलल होता तो मैग्नेटिक फील्ड रहता बीच में, दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में था मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो हमने ढूंढा नहीं, डायरेक्टली फोर्स ढूंढ दिया। अच्छा क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो जीरो होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैग्नेटिक नहीं हो सकता है यार, कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। मैं बताता हूँ, दो मैग्नेट,
के नॉर्थ और साउथ पोल को एक दूसरे के पास रखो, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा न्यूट्रल पॉइंट होगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तुम एक मैग्नेट को भी रखो, उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन पॉइंट करो, प्लॉट करो, तो उसके एक्सिस पे तुम्हें दो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे और दो मिलेंगे तुम्हें इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। ये न्यूट्रल पॉइंट पे अगर तुम कंपास रखोगे ना तो वो किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, मतलब वहां पे अर्थ का और हमारे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नलीफाई हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कट करते हैं। ये तो बात ट्रू है, बट यहां पे नहीं करेंगे। एट अ पॉइंट समवेयर बिटवीन दम, समवेयर। कंसिडर द करंट, हाँ पूरी लाइन पे एग्जैक्टली वो भी उनकी फील्ड स्ट्रेंथ और उनके उनके थ्रू करंट कितने पास हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे तो करंट सेम है, ऊपर और नीचे सेम, पूरी कॉइल में करंट सेम है, और ये पॉइंट जो है एग्जैक्टली बीच में है, तो सारे फील्ड्स ऐड हो रहे हैं। We need to calculate the magnetic field intensity at its center O. Using the right hand palm rule, we can see that magnetic fields due to all the segments of rectangle at its center are directed out uh, of the plane of paper. ये डायरेक्टली लिख दिया है वो लोगों ने, सो यू फिगर आउट, ऐसा है। Hence, magnetic fields due to all the segments of the coil are to be added to calculate net magnetic field at the center. Magnetic fields due to segments PQ and RS are equal, and that due to QR and SP are equal. We can use equation 8. Equation 8 use किया है वो लोग ने डायरेक्टली। इक्वेशन 8 ये वाला है। ये क्यों यूज किया है पता है? बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम आइडिया है। बोथ द lines joining the midpoints of the opposite sides of rectangle are nothing but perpendicular bisectors of each other. इसलिए ये वाला डायरेक्ट वो लोग ने यूज किया है इक्वेशन 8। उसमें भी कौन सा वाला यूज किया है पता है? ये ऊपर वाला पार्ट जिसमें L और कैपिटल L है ना यहाँ पे, सो इन द प्लेस ऑफ कैपिटल L they have used L and B. Don't consider this mu naught I, take it outside. See in the numerator, here it is L and here it is B. और ऊपर क्या था इधर? L L, समझा? और नीचे देखो पैटर्न, इसमें क्या है? अंडर रूट ऑफ, अच्छा 4 पाई डी को बाहर रखो, अंदर क्या है? अंडर रूट ऑफ 4D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। डी क्या है यहाँ पे? छोटा डिस्टेंस, तो हमें क्या मिलना चाहिए? डी की जगह पे B/2 होगा। एग्जैक्टली L की जगह पे B/2 आएगा और B की जगह पे L/2 आएगा। यस आई थिंक ये देखो एक 2 तो वो लोग ने ऑलरेडी बाहर कॉमन निकाल के रख दिया है, यू सी दैट। हाँ, यहाँ पे 4 पाई डी है और यहाँ पे हमें 2 पाई मिल रहा है। अच्छा डी एक एक जगह पे B/2, एक जगह पे L/2 है। दूसरा अंडर रूट ऑफ 4D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो हमें मिल रहा है अंडर रूट ऑफ 4B/2 द होल स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एंड 4L/2 द होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो वो एक L के लिए और एक B के लिए है, और फिर एग्जैक्टली 4 है, और फिर इन दोनों को भी ऐड कर दिया है। इसको भी आगे सिंप्लीफाई किया है वो लोगों ने। सो आई थिंक डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया है, बाहर का 2 एज इट इज है, म्यू नॉट आई को बाहर निकाला है, नीचे से पाई को बाहर निकाला है और सिर्फ L और B के टर्म्स में पूरा फॉर्मूला दे हैव बिल्ट आफ्टर टेकिंग LCM। 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई BL रूट B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
If the number of turns in the coil is more than 1, then we have to multiply the result obtained in equation 9 by the total number of turns. In case of closed loop of current, we can use the right hand rule to find the direction of magnetic field at the center of the loop. If we curl our right hand fingers in the sense of current, then the thumb points in the direction of magnetic field at the center. ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं यहाँ से आगे. Let me just stop the recording.